हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी हब के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी। उसने कहा था कि 60 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह के आज जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं, इस तरह के प्रश्न आप यूट्यूब पर जा कर के कहीं भी किसी भी चैनल पर आप देख लेना, आपको इस तरह के प्रश्न नहीं मिलेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे सारे तरीके के प्रश्न, सरल से सरल, मीडियम आकार के और कठिन से कठिन प्रश्न भी मैं आपको लेकर आया हूँ। आपने कहानी मेरे साथ पढ़ी होगी, लेकिन जब आप इन प्रश्नों को हल करके देखेंगे ना दोस्तों, कुछ प्रश्नों को तो आप देख करके चौंक जाएंगे कि इस तरह से भी क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, परीक्षक का कोई भी भरोसा नहीं होता है, वो कहीं से कैसे भी प्रश्न उठा करके हमारे सामने रख सकता है। दोस्तों, यूँ तो हिंदी का पेपर सरल माना जाता है, लेकिन दोस्तों भाषा का पेपर सबसे कठिन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आप पूरा पाठ है 9वीं से लेकर के 12वीं तक की आपकी सारी किताबें हैं, 12 किताब हैं, फिर आपकी स्नातक की ये 4 कहानियाँ लगी हुई हैं सेकंड ग्रेड के सिलेबस में, और उसके बावजूद भी स्नातक का और भी तुलसीदास वगैरह के जो भी हैं और भी बहुत सारा सिलेबस लगा हुआ। तो इनमें से कोई भी कहीं पर भी एक शब्द से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, बारीक से बारीक क्वेश्चन भी आपसे कैसे भी पूछ सकता है, इसलिए कहीं भी हमें बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है, हमें अपना मजबूत तैयारी करनी है। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन आज सही कर पाते हैं। दोस्तों, मैं पूरे 60 क्वेश्चन लाया हूँ आपके पास। मैं आपके लिए 60 क्वेश्चन लाया हूँ। यदि मान लीजिए आपने 60 में से 45 भी क्वेश्चन सही कर दिए ना दोस्तों, तो यूँ समझना कि आपने कहानी को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, और बहुत उसका पढ़ा ही नहीं बल्कि उसको समझा भी है और उसका चिंतन मनन भी किया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं ये प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन है सन 1915 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में, सन 1946 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में। बताइए दोस्तों, मन ही मन में दोस्तों उत्तर अपना चूज कर लीजिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर है आपका सन 1915 ईस्वी में। दोस्तों, मैंने कहानी पढ़ाते समय आपको बताया था कि जो ये आपकी गुलेरी जी की कहानी है, ये आपकी गुलेरी जी की कहानी है, आपको मैंने बताया था गुलेरी जी की कहानी है, और 1915 में ये एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। मैं उस पत्रिका का नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उस पत्रिका के नाम से संबंधित आगे क्वेश्चन ही आने वाला है। तो इन्होंने ये तीसरी इनकी कहानी थी ये महत्वपूर्ण, और इनकी बहुत बड़ी प्रसिद्ध रचना हुई थी, उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में क्या है उनकी प्रकाशित हुई थी। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की प्रथम कहानी है सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, डाक बंगला। बताइए दोस्तों, गुलेरी जी की प्रथम कहानी कौन सी है? सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, डाक बंगला। दोस्तों, मैं 90% गारंटी देता हूँ कि ज़्यादातर का उत्तर जो मान लीजिए बिल्कुल गलत माना होगा आपने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। गुलेरी जी की दोस्तों प्रथम कहानी है डाक बंगला। अब आपने सोचा होगा भाई ये हम तो हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि आपने दोस्तों जहाँ पर भी गुलेरी जी की कहानियों में जहाँ पर भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि गुलेरी जी ने अपने जीवन में केवल 3 कहानियाँ लिखी थी। दोस्तों सबसे पहले लिखी थी उन्होंने सुखमय जीवन, नंबर 2 पर लिखी थी बुद्धू का कांटा, और अंतिम कहानी लिखी थी उन्होंने उसने कहा था 1911, 14 और 1915 में। लेकिन दोस्तों गुलेरी जी ने सबसे पहले एक डाक बंगला नाम की कहानी भी लिखी थी। हालांकि दोस्तों इसके बारे में ज़्यादातर बात नहीं की जाती है, क्योंकि ये तीनों रचनाएं ही गुलेरी जी की प्रसिद्ध रचना मानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों गुलेरी जी ने सबसे पहले, इनकी जो खास फेमस नहीं हुई थी, ज़्यादा प्रसिद्धि इस रचना को नहीं मिली थी, लेकिन इनकी पहली कहानी डाक बंगला ही ध्यान रखे मानी जाती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, यदि डाक बंगला ऑप्शन में है तो सबसे पहली कहानी इनकी डाक बंगला मानी जाएगी, नहीं तो फिर ऑप्शन में ये नहीं आती है तो फिर इनकी पहली कहानी मानी जाएगी सुखमय जीवन। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? नंबर है ताई, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय, प्रायश्चित। बताइए दोस्तों, फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हिंदी की किस कहानी में पहली बार किया गया? ताई में, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय, प्रायश्चित। तो दोस्तों, फ्लैशबैक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किया गया था आपकी उसने कहा था कहानी में। मैंने आपको पढ़ाते समय बहुत बार बताया कि सबसे पहले फ्लैशबैक पद्धति क्या होती है? हिंदी में कहते हैं इसे पूर्व दीप्ति पद्धति, पूर्व दीप्ति शैली। पूर्व दीप्ति शैली होती है दोस्तों। ये होता है कि फ्लैशबैक में जाना। आपको पता है कि जैसे अतीत में जाकर के जब कोई आदमी सोचता है तो उसे कहते हैं कि फ्लैशबैक में जाकर के ये सोच रहा है। आजकल की फिल्मों में भी ये दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों हिंदी साहित्य में सबसे पहले जिस कहानी में इसका प्रयोग हुआ था वो थी आपकी उसने कहा था। और इसके बाद में तो अनेक कहानियों में, उपन्यासों में, पूरे साहित्य में इसका बहुत फेमस हो गई थी ये दोस्तों। इसी कारण, इस शैली के कारण ही ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी। उसने कहा था, जिसने गुलेरी जी को बिल्कुल शिखर पर रख दिया था। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? मैंने कहा था ना दोस्तों, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, इसलिए जो ये क्वेश्चन आने वाला आगे। तो बताइए दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? नंबर है हिंदी प्रदीप, नंबर 2 नागरिक प्रचारणी इस पत्रिका, नंबर 3 सरस्वती, नंबर 4 हो गया आपका अभ्युदय। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि उसने कहा था नामक कहानी का प्रकाशन आपका हुआ था साहब जून 1915 में। जून 1915 में आपका प्रकाशन हुआ था, और ये हुआ था आपकी सरस्वती पत्रिका में, जिसके संपादक थे आपके MP द्विवेदी। MP द्विवेदी यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो 1903 में इसके संपादक बने थे। जून 1915 में गुलेरी जी की कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी में लड़के लड़के की प्रथम मुलाकात होती है। उसने कहा था कहानी में लड़के लड़की की प्रथम मुलाकात कहाँ पर होती है? पटियाला में, लुधियाना में, अमृतसर में, होशियारपुर में दोस्तों। बताइए दोस्तों। जी तो आराम से, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको बता ही देंगे। आपको पता ही है कि कहानी के शुरुआत में यह आ जाता है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों के बारे में लेखक ने जिक्र किया है, तो अमृतसर में उनकी मुलाकात होती है दोस्तों। आगे बताइए, उसने कहा था कहानी में लड़का दुकान पर क्या लेने आता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। मिठाई, बड़ियाँ, पापड़, दही। तो क्या लेने आता है दोस्तों लड़का? दही लेने आता है दोस्तों। मामा के केसों को धोने के लिए, उसमें आया है कि मामा को केसों को धोने के लिए लड़का दही लेने जाता है। और लड़की क्या जाती है? रसोई के लिए बड़ियाँ लेने जाती है दोस्तों लड़की। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी में लड़का हमेशा लड़की से क्या पूछता है? तू कहाँ रहती है? तेरा नाम क्या है? तेरी कुड़माई हो गई? कुछ नहीं पूछता दोस्तों। दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, तो इसे लगता है सब जवाब दे देंगे इसका। तो दोस्तों इसका है, आपको पता है कि सबसे प्रसिद्ध संवाद है तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि तेरी सगाई हो गई, ये हर बार उससे पूछता है। आगे चलते हैं दोस्तों। लैला सिंह के चरित्र की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह से प्रश्न, ये नहीं कि आपने कहानी पढ़ लिया, उसमें से रट लिया और उसको वही आ जाएगा। समझ कर के जो कहानी पढ़ लेगा वो तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा भी यदि परीक्षक ने घुमा दिया आपके लिए प्रश्न, तो वहीं पर वो चित्त हो जाएगा। इसलिए कहानी को पढ़ने के साथ समझना है, और समझ करके चिंतन मनन करना है कि क्वेश्चन किस तरह से बनाया जा सकता है। एक ही पैराग्राफ से या एक ही लाइन से भाई सब 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो बनाने वाला चाहिए। तो बताइए दोस्तों, लैला सिंह के चरित्र की विशेषता नहीं है वीरता की प्रतिमूर्ति। अब ये कहीं पर भी नहीं आया है कहानी में भाई, ऐसी ऐसी बातें। लेकिन दोस्तों, समझदारी हिंदी भाषा का यही अर्थ है कि समझ करके पढ़ना, समझा करके पढ़ाना।
और चिंतन मनन करना और फिर उत्तर देना। बताइए दोस्तों, लैला सिंह के चरित्र की विशेषता कौन सी नहीं है? वीरता की प्रतिमूर्ति, बुद्धिमान, आदर्श प्रेमी और पराजित मनोवृत्ति वाला। जल्दी छांटिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, लैला सिंह के चरित्र की विशेषता कौन सी नहीं है? वीरता की प्रतिमूर्ति बिल्कुल है, बहुत ही ज़्यादा वीर था, बुद्धिमान भी था, आदर्श प्रेमी आपको पता ही है, उसके प्रेम पर ही कहानी आधारित है। लेकिन ये दोस्तों पराजित मनोवृत्ति वाला बिल्कुल नहीं सर, पराजित में तो मनोवृत्ति वाला नहीं था, वो तो विजयी मनोवृत्ति वाला था दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा दोस्तों पराजित मनोवृत्ति वाला। आगे चलते हैं दोस्तों। लैला सिंह सेना के किस राइफल्स में जमादार था? बताइए दोस्तों, लैला सिंह सेना के किस राइफल्स में जमादार था? नंबर 77, नंबर 77, नंबर 75, नंबर 77, 70, 75, 77, 80। बताइए दोस्तों, कौन सी सेना में किस नंबर पर वो जमादार था? तो दोस्तों हमारा लैला सिंह था, आपको बता दूं 77 नंबर पर जमादार था। ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। 10 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। यह कथन किसका है? लैला सिंह का, वजीरा सिंह का, हजारा सिंह का, बोधा सिंह का। बताइए दोस्तों, इस तरह से संवादों के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, जो अच्छी अच्छी लाइन आती हैं, जो अच्छा संवाद होता है और शॉर्ट होता है, उसको बहुत ही फोकस रखना पड़ता है। या कोई ऐसी उक्ति कही जाती है, कोई कहावत या लोकोक्ति से संबंधित या कोई बहुत विशेष तरह की बात कही जाती है, तो उसको बहुत ध्यान रखना। ऐसे संवाद ज़्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। 10 नहीं 10 लाख, एक एक अकाली ऐसे 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। यह कथन किसका है दोस्तों? तो दोस्तों यह कथन है हमारे लैला सिंह का। जब आपको पता है कि जब जर्मन सैनिक, जब जो जर्मन है वो लेफ्टिनेंट साहब के वेश में आ जाता है, और जो हजारा सिंह है वो क्या है सेना को लेकर के जाता है, तो वो जो कहता है यहाँ पर तो आप 10 ही हैं, हम कैसे चले जाएँ? तब लैला सिंह कहता है कि 10 नहीं है, हम 10 लाख हैं, और एक एक अकाली सिक्का है वो तो 1.25 लाख के बराबर होता है। और आपको पता है गोविंद सिंह ने भी कहा है कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लैला सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? बताइए दोस्तों, सूबेदारनी के पुत्र का क्या नाम था? दिलावर सिंह, प्रीतम सिंह, कीरत सिंह, बोध सिंह। बताइए दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, सबको पता होगा इसका। तो दोस्तों सूबेदारनी के पुत्र का नाम था बोध सिंह। आगे चलते हैं दोस्तों। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्तों को प्यारिए। ये गलत आ गया दोस्तों इसमें। हट जा पुत्तों प्यारिए, बच जा लंबी वालिए, यह वचनावली किसकी है? बड़े बड़े शहर के गाड़ी वालों की, सिपाहियों की, अमृतसर बम्बू काट वालों की, दुकान वालों की। बताइए दोस्तों, कहानी के शुरुआत में ही आया था। और अपने उत्तरों को एक जगह पर लिखते जाना कि हमने कितने क्वेश्चन, और उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपने किस तरह से कहानी को पढ़ा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वचनावली है आपकी अमृतसर के बम्बू काट वालों की। शुरुआत में ही आया है। लेखक कहता है कि भाई इनकी शुरुआत में ही लेखक इनके बारे में कहता है कि भाई जो और शहरों की जो गाड़ी वाले हैं वे तो क्या है ऐसी बाणी बोलते हैं, कोड़ों की तरह उनकी पीठ चल जाती है जिससे। लेकिन जो अमृतसर के जो बम्बू काट वाले तांगे वाले हैं, ये बहुत ही मतलब प्यारी जबान बोलते हैं। यदि कोई बुढ़िया है वो रास्ते पर आ जाए तो उससे कहेंगे हट जा जीणे जोगिए, तो जीणे योग्य है, कर्मा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारिए, बच जा लंबे वालिए। इस तरह की ये वचनावली का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी का कथानक कितने वर्ष की अवधि को घेरे हुए है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हर कोई नहीं बता सकता। जो इस क्वेश्चन को बता जाएगा ना दोस्तों, उसका मान लीजिए कि उसने बहुत ही ध्यान से कहानी को पढ़ा है, बहुत ही ध्यान से कहानी को पढ़ा है। उसने कहा था कहानी का कथानक कितने वर्ष की अवधि को घेरे हुए है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका 25 वर्ष।
क्योंकि आपको पता है जब लहना सिंह है जो युद्ध के बाद में अब बोधा सिंह और हजारा सिंह को भेज देता है गाड़ियों में, उसके बाद जो उसे गोली लग जाती है तो वो फ्लैशबैक में जाता है। तो वहाँ पर एक बात आती है कि 25 वर्ष पुरानी स्मृतियों में लहना सिंह चला जाता है, तो वहाँ पर एक कथन आता है दोस्तों। तो इस तरह 25 वर्ष पुरानी, और उससे पहले उसकी उम्र थी 12। यदि मान लीजिए कहानी में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भाई लहना सिंह युद्ध में मरते समय जो मृत्यु को प्राप्त हुआ था उस समय लहना सिंह की उम्र क्या थी, तो दोस्तों 12 साल तो पहले हो गई, और प्लस 25 साल पुरानी स्मृतियों में जा रहा है तो 25 ये हो गई, तो आपकी टोटल उम्र हो गई 37 वर्ष। तो दोस्तों मृत्यु के समय लहना सिंह की उम्र थी 37। यदि मेरे लिए पेपर बनाने के लिए दिया जाता ना, तो मैं इस क्वेश्चन को बनाता दोस्तों, 37 वर्ष। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह कथन किसका है बताइए दोस्तों। मान सिंह का, लहना सिंह का, वजीरा सिंह का, बोधा सिंह का? बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, किसका कथन है? जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। बहुत ही खतरनाक संवाद है भाई साहब दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक कथन है, ध्यान रख लीजिए इसको। तो ये कथन है आपका सर लहना सिंह का। लहना सिंह का जब क्या है वो युद्ध दूसरे भाग में जब युद्ध की शुरुआत की बात आती है, वहाँ की पता चलता है कि यहाँ भीषण सर्दी है, तब वो कहता है कि भाई जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। यदि मान लीजिए किसी को निमोनिया हो जाए, मुरब्बे देंगे तो मुरब्बा तो और ठंड करता है, और ठंड से निमोनिया होता है तो और ज़्यादा, इसलिए निमोनिया वालों को मुरब्बे नहीं मिलते। इस तरह की बात कहता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है, लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यह कथन किस कहानी का है दोस्तों? इस तरह से तो ये दोस्तों ये बहुत ही सरल क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरह से तो आपको पता है, ये बिल्कुल आपको पता है कि उसने कहा था कहानी चल रही है, तो ये कथन उसने कहा था कहानी का है। लेकिन पेपर में जैसे ही ये कथन आ जाएगा कि यह कथन किस कहानी का है, तो दोस्तों आपके लिए यह मीडियम बन जाएगा। और इसी को भाई साहब यदि कठिन क्वेश्चन बनाया जाए तो यह पूछा जा सकता है कि यह कथन किसने कहा, यह संवाद कहानी के किस पात्र का है दोस्तों? बताइए दोस्तों, यह कथन कहानी के किस पात्र का है? तो भाई साहब यह कथन है आपका वजीरा सिंह का। वजीरा सिंह का, जब लहना सिंह कहता है कि भाई मेरे लिए तो मार्च का हुक्म मिल जाए और यहाँ बहुत जाड़ा पड़ रहा है, तब वो वजीरा सिंह कहता है कि कुछ नहीं, 4-5 दिन की और बात है, फिर तो वहाँ से लेटर आ जाएगा और फिर तो हम आराम से वहीं फिरंगी मेम के बागों में रहेंगे, फल और दूध की वर्षा होगी, अपने हाथों से रोटी झटका करेंगे, और वो कहती है कि तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। इस तरह से जो वजीरा सिंह है वो कहता है इस तरह की बात। आगे देखिए दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? दोबारा सुनिए दोस्तों, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह कथन किसका है? हजारा सिंह का, बोधा सिंह का, लहना सिंह का, कीरत सिंह का? बताइए दोस्तों, यह कथन किसका है? हजारा सिंह का, बोधा सिंह का, लहना सिंह का, कीरत सिंह का? तो दोस्तों आपको पता ही है ये कथन है आपका लहना सिंह का। लहना सिंह का कथन है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। और ये कब कहता है? कि जब कहता है कि भाई ठंड पड़ रही है और एक हुक्म मिल जाए तो अभी जर्मन सैनिकों को मार गिराऊं मैं, क्योंकि बिना जो फेरे यदि घोड़े को क्या है एक जगह से दूसरे खूंटे पर नहीं बांधा जाता है तो पागल हो जाता है। इसी तरह सिपाही को यदि लड़ने को लिए लड़ाई नहीं मिले तो वो भी क्या है, बिगड़ जाता है, उसका दिमाग भी खराब हो जाता है। इस तरह की ये बात कहता है। आगे चलते हैं दोस्तों। लहना सिंह लपटन साहब की असलियत जानने के लिए क्या करता है दोस्तों? जगाधारी जिले में शिकार करने जाने की बात करता है, खानसामा अब्दुल्ला के मंदिर में जल चढ़ाने की बात कहता है, नील गाय के शिकार की बात करता है, या उपयुक्त सभी? बताइए दोस्तों।
आराम से, कोई ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। तो आपको पता है कि जगाधारी जिले में शिकार करने की बात कहता है, बिल्कुल कहता है। नील गाय के सींगों की और उनकी बात करता है, आपको पता है। खानसामा अब्दुल्ला के जंगल में मंदिर में जल चढ़ाने की बात करता है, बिल्कुल करता है। नील गाय के शिकार की बात करता है, बिल्कुल कर रहा है। उपर्युक्त सभी, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी दोस्तों। लड़ाई में कितने सिख शहीद होते हैं? 10, 12, 15, 18 बताइए दोस्तों। लड़ाई में कितने सिख शहीद होते हैं? ये भी अपने आप में एक बहुत ही बारीक क्वेश्चन है दोस्तों। जिसने ध्यान से पढ़ा है वही इसका उत्तर दे पाएगा। तो दोस्तों जब क्या है, जर्मनों में और उनके बीच में लड़ाई होती है, सिखों के बीच में, तो वहाँ पर आपके 70 तो जर्मन मारे जाते हैं और इसके अलावा 15 आपके सिख शहीद हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा आपका 15। आगे चलते हैं दोस्तों। अपने अंतिम समय में लैला सिंह किसे याद करता है? बताइए दोस्तों, किसे याद करता है? अपने अंतिम समय में लैला सिंह किसे याद करता है? बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, वजीरा सिंह को या महासिंह को? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अपने अंतिम समय में जब लैला सिंह वजीरा सिंह की गोदी में बैठा होता है, तो उस समय वो अपने भाई कीरत सिंह को याद करता है। आम के पेड़ की छाया होगी, वो भतीजे की उम्र है। जब ये भतीजा पैदा हुआ था उसी साल आम का पेड़ लगाया था, दोनों चाचा भतीजे आम बैठ कर खाएंगे, ऐसी ऐसी तरह की वो बात कहता है दोस्तों। उसने कहा था कहानी में लड़के को अंधे की उपाधि कौन देता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। छावड़ी वाला, ब्राह्मण, दूध वाला या वैष्णवी? बताइए दोस्तों, किससे उसने अंधे की उपाधि पाई थी? तो दोस्तों उसने लड़के को अंधे की उपाधि देती है वैष्णवी। जब वो लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, तब वो कह देती है कि हाँ हो गई है। या देखते नहीं रेशमी बूटों से कड़ा हुआ सालू। तो भाई साहब लड़के का दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वो जैसे ही घर लौटता है तो एक तो छावड़ी वाले से टकरा जाता है, इस तरह की घटना होते हैं। तब वैष्णवी से टकरा जाता है तो वो उसे अंधे की उपाधि से विभूषित कर देती है कि अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता है। इस तरह की है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सूबेदारनी लैला सिंह से क्या भिक्षा मांगती है? वह फौज की नौकरी छोड़ दे, वह सूबेदार को जाने से रोक दे, वह उसके पति व पुत्र दोनों की रक्षा करे, वह सूबेदार को कुछ न बताए। सरल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका उत्तर है वह उसके पति और पुत्र दोनों की रक्षा करने के लिए कहती है। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। यह कथन किसका है? लैला सिंह का, बोधा सिंह का, वजीरा सिंह का, सूबेदार हजारा सिंह का? बताइए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके पिछली सेकंड ग्रेड की भर्ती में 2018 में आया था दोस्तों। 2018 में ये क्वेश्चन आपके लिए आया था। मैं पाधा बन गया हूँ, मैं पुरोहित बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो दोस्तों यह कथन है आपका कहानी में, यह कथन है आपका वजीरा सिंह का। जब वो हजारा सिंह है वो कह देता है भाई खंदक में से पानी को निकाल, तो वो खंदक में से पानी को निकालते निकालते वजीरा सिंह है वो ये कथन कहता है कि मैं तो पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। वजीरा सिंह। आगे चलते हैं आप, आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी की श्रेष्ठता का क्या कारण है? इसमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति व निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। संवाद व पात्र परिस्थितियों के अनुकूल हैं। इसमें आदर्श उन्मुख यथार्थवाद है। उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, देख लीजिए। कहानी के भाव से, कहानी के कथ्य से, कहानी के संवादों से, कहानी की शिल्प से, किसी भी तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या फिर लेखक के परिचय से संबंधित भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इस तरह के मैंने बनाए हैं। तो बताइए दोस्तों, इसमें जीवन के उच्चतम आदर्शों व निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। बिल्कुल हुई है दोस्तों। संवाद व पात्र परिस्थितियों के अनुकूल हैं। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे संवाद हैं। इसमें आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। बिल्कुल है सर। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। सूबेदारनी के चरित्र की विशेषता नहीं है। आदर्श पत्नी व माँ, आधुनिक भारतीय नारी, आदर्श प्रेम का श्रद्धावान। जल्दी बताइए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस तरह। आदर्श पत्नी व माँ बिल्कुल है। आधुनिक भारतीय नारी बिल्कुल नहीं है। आदर्श प्रेम का बिल्कुल है। श्रद्धावान बिल्कुल है।
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका आधुनिक भारतीय नारी। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी का मूल स्वर है निश्चल व पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति, आधुनिक अकेलेपन संतरास की अभिव्यक्ति, स्त्री पुरुष संबंधों की व्याख्या, वासना में प्रेम का चित्रण। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या है। निश्चल व पवित्र प्रेम की अभिव्यक्ति बिल्कुल सही है। आधुनिक अकेलेपन संतरास की नहीं। स्त्री पुरुष संबंधों की व्याख्या बिल्कुल नहीं। वासना में प्रेम का चित्रण नहीं। इसमें तो दोस्तों लहना सिंह और जो सूबेदारनी हो रहा है उसके प्रेम की क्या है अभिव्यक्ति हुई है दोस्तों। उसने कहा था कहानी की भाषा शैली की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आप बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोच सकते। जब आपके सामने पेपर में इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा ना तो आपको सोचेंगे यार ये तो हमने कहानी में पढ़ा ही नहीं था। तो ये दोस्तों शिल्प से बनाए गए क्वेश्चन है दोस्तों, कहानी के शिल्प से। आपको पता है कि कहानी के 6 भाग होते हैं। एक होता है आपका कथानक जिसे कहते हैं कथ्य। 2 होता है आपका पात्रों से बनते हैं। नंबर 3 होता है आपका संवाद या कथनोपकथन। नंबर 4 होता है आपका देश काल या वातावरण। और नंबर 5 होता है आपकी भाषा शैली या शिल्प। और नंबर 6 होता है आपका उद्देश्य। तो इन 6 तरीके के आधार पर आपसे कहानी से या उपन्यास से या किसी से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया आपका पता है भाषा शैली से हो गया आपका, भाषा शैली की विशेषता बता रहा है। तो दोस्तों भावों की सफल अभिव्यक्ति बिल्कुल हुई है। लाक्षणिकता बिल्कुल हुई है। अब ये जो संवाद आया था कि मैं पादा बन गया हूँ, इसमें लाक्षणिकता है। चित्रात्मकता आपने बताया कि शुरू से जैसे ही हम कहानी पढ़ते हैं वो अंत तक हमारे सामने एक बिल्कुल भी एक फिल्म की तरह चलती है कहानी। तो इसमें क्या है बिल्कुल चित्रात्मकता है। लेकिन दोस्तों प्रतीकात्मकता इसमें नहीं दिखाई देती है। इसमें कोई भी ऐसा जो भी है सीधे है, जो भी पात्र है हमारे सामने वो सीधे आता है और ऐसी कोई प्रतीकात्मकता इसमें कोई दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रतीकात्मकता। कहानी के दूसरे खंड में लहना सिंह को कहाँ दिखाया जाता है। कहानी के दूसरे खंड में लहना सिंह को कहाँ दिखाया जाता है। ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ते हुए फ्रांस की युद्ध भूमि पर, ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ते हुए जर्मनी की युद्ध भूमि पर, अमृतसर के बम्बू काट वालों के बीच एक दुकान पर, अपने घर में। तो दोस्तों दूसरे खंड में लहना सिंह को दिखाया जाता है ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ते हुए जर्मनी की फ्रांस की युद्ध भूमि पर। आपको पता है कि फ्रांस बेल्जियम की भूमि पर था वो, और ब्रिटिश सरकार, हम ब्रिटिशों के गुलाम थे इसलिए ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत की सेना लड़ रही थी, इसलिए वो फ्रांस की युद्ध भूमि पर दिखाया जाता है। सूबेदार हजारा सिंह किसकी तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। कीरत सिंह, लहना सिंह, वजीरा सिंह, मान सिंह। बताइए दोस्तों। ये कर रहे थे आपके लहना सिंह की प्रशंसा कि भाई वो किस तरह से उन्होंने हमारे को हमला होने से रोक लिया और उसने लेफ्टिनेंट साहब को पहचान लिया, इसलिए वो लहना सिंह की प्रशंसा कर रहे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। उसने कहा था कहानी के मुख्य पात्र का क्या नाम है। ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आपको पता है ये है लहना सिंह। हट जा कर्मा वाली है या कर्मा वाली है शब्द का क्या अर्थ है। तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू पुत्रों को प्यारी है। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका अर्थ है आपको कर्मा वाली है यानी कि तू भाग्यों वाली है, क्योंकि जीने योग्य को तो जीने जोगी है, तू पुत्रों को प्यारी है, पुत्ता पारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा तू भाग्यों वाली है। आगे चलते हैं दोस्तों। गुलेरी जी की किस कहानी पर फिल्म बनाई गई थी। बताइए दोस्तों। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बताइए। ना तो इससे कोई कहानी के किसी भी तत्व से संबंधित है, ना भाई साहब कहानी से संबंधित है, ये संबंधित है भाई साहब गुलेरी जी के व्यक्तित्व से और कृतित्व से, इसलिए इसका उत्तर है बुद्धू का कांटा, डाक बंगला, उसने कहा था सुख में जीवन। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपकी उसने कहा था। गुलेरी जी की इस कहानी पर ही आपके लिए फिल्म बनाई गई है, आप उस फिल्म को जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो आनंद इस कहानी को पढ़ने में आता है ना वो उस फिल्म को देखने में नहीं आता, लेकिन फिर भी फिल्म अच्छी है। आप यदि समय मिलता है, आपको यदि देखनी है तो आप एक बार जाकर जरूर देख सकते हैं। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, यह कथन किसका व किसके प्रति है। हजारा सिंह का लहना सिंह के प्रति, वजीरा सिंह का हजारा सिंह के प्रति, लहना सिंह का वजीरा सिंह के प्रति, सूबेदारनी का लहना सिंह के प्रति। बताइए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों।
चकमा खा जाओगे आज। जो इसको बता दें, जो मान लीजिए उसकी बहुत अच्छी तरह से उसने कहानी पढ़ी है दोस्तों, बहुत अच्छी उसकी तैयारी चल रही है, उसे बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इससे बड़े क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती में नहीं आ सकते दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर है लैना सिंह का वजीरा सिंह के प्रति। जब वो बात करते हैं कि भाई फरंगी मैम के बागों में जाएंगे और वहीं पर अपने हाथों से रोटी करा करेंगे, तो वो कहता है वो कहता है कि भाई ये युद्ध हो जाए। वजीरा सिंह कहता है कि ये तो युद्ध हो जाए और आराम से मैं तो यहीं ज़मीन ले लूँगा और यहीं पर भी मैं बाग लगा लूँगा आराम से और यहीं आराम से मस्त रहूँगा। लेकिन फिर लैना सिंह कहता है कि भाई बाग लगा लोगे पर लाड़ी हो रहा हुआ बुला लो, अपनी पत्नी को भी बुला लोगे, या फिर उस फरंगी मैम से ही, या उसी से वही तुमको खिलाती पिलाती रहेगी। इस तरह की वो बात कहता है। पलटन का विदूषक कौन था? प्रीतम सिंह, दिलावर सिंह, लैना सिंह, वजीरा सिंह। बताइए दोस्तों। दोस्तों ये आराम से कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। इसका आपको पता है कि आया था कि वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। लैना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बताइए दोस्तों। वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, मान सिंह। तो दोस्तों मान सिंह तो इस कहानी में कोई पात्र है ही नहीं, मान सिंह तो कोई है ही नहीं। कीरत सिंह भी युद्ध की भूमि पर नहीं है। बोधा सिंह बीमार पड़ा था, इसलिए वो वजीरा सिंह को भेजता है। तो इसका उत्तर है वजीरा सिंह। वजीरा सिंह पानी पिला दे, यह किसका कथन है? बताइए दोस्तों किसका कथन है? ये कथन है आपका लैना सिंह को। लैना सिंह को जब गोली लग जाती है तो वो वजीरा सिंह की गोदी में पड़ा होता, तब ये कथन कहता है कि पानी पिला दे। लैना सिंह के अंतिम समय में उसके पास कौन था? बोधा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, कोई नहीं। तो आपको पता है बोधा सिंह की गोदी में लेटा हुआ, तो उसके पास साथ था बोधा सिंह। कीरत सिंह कौन था? लैना सिंह का छोटा भाई, लैना सिंह का दोस्त, लैना सिंह का भतीजा, लैना सिंह का पिता। बताइए दोस्तों कौन था? तो दोस्तों कीरत सिंह था आपका, लैना सिंह का आपका छोटा भाई था, जिसे वो अंतिम समय में याद करता है। बोधा सिंह को फौज में भर्ती हुए कितने वर्ष हो गए? बताइए। बहुत ही बारीक प्रश्न है दोस्तों ये, छोटे छोटे जो दिखते हैं ना, यही आपका बिल्कुल नंबर ले जाएंगे उड़ा करके। तो दोस्तों बोधा सिंह को भर्ती हुए थे 1 वर्ष हो गया था दोस्तों। जब वो लैना सिंह है वो सूबेदारनी से मिलता है तो वो कहती है कि भाई मेरा पति है और ये कि मेरा पुत्र है, उसको भी 1 ही साल हुआ है अभी फौज में भर्ती हुए। तो इसका उत्तर है आपका 1 वर्ष। अब चलते हैं कि आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया। लैना सिंह क्या समझ जाता है? यह नकली लेफ्टिनेंट है, यह असली ही लेफ्टिनेंट है, शीघ्र ही लड़ाई शुरू होने वाली है, वह जल्द ही भारत जाएगा। आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया। लैना सिंह क्या समझ जाता है कि भाई साहब जब जो जर्मन लेफ्टिनेंट आता है, लेफ्टिनेंट बन करके, लेफ्टिनेंट बन करके, उसकी बात को समझता है। जब उसको सिगड़ी में उसके मुँह को देखता है कि भाई ये तो भाई जर्मन सैनिक है कोई, ये तो हमारे लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, तो वो बहुत जल्दी आंख मारते यानी बहुत ही जल्दी यानी समझ जाता है कि ये नकली लेफ्टिनेंट है। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, लैना सिंह ने यह कथा क्यों गढ़ी? अंग्रेजों की प्रशंसा करने के लिए, साथियों के बीच दाग जमाने के लिए, बोधा सिंह को अपनी जर्सी पहनाने के लिए, साथियों के मनोरंजन के लिए। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर है बोधा सिंह को अपनी जर्सी पहनाने के लिए। जब वो कहता है कि भाई बोधा सिंह को, आपको बताया कि बोधा सिंह बीमार था, ज्वर से कांप रहा था, इसलिए लैना सिंह क्या उसे अपनी जर्सी दे देता है, उसके पैरे के स्थान पे खुद पहरा देता है। तो बोधा सिंह कहता है कि भाई तुम्हारे पास तो जर्सी नहीं है। तो वो लैना सिंह कहता है कि नहीं, मेरे पास बढ़िया जर्सी है और आज ही एक जर्सी आई है ब्लाइज से, जो गोरी में वे बुन बुन करके क्या है उनको भेज रही हैं। तो इस तरह से वो झूठी कथा कह करके बोधा सिंह को अपनी जर्सी पहनाने के लिए दे देता है। आगे दोस्तों, गाड़ी के चलते ही लैना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। लैना सिंह की इस निश्चिंतता का क्या कारण था? उसने अपना कर्तव्य ठीक से निर्वाह किया है, वह सूबेदारनी को दिए हुए वचन को पूरा कर पाया है, वह अपने साथियों की जान बचाने में सफल रहा है, वह देश सेवा के लिए अपने प्राण दे रहा है। बताइए दोस्तों क्या है उसका उत्तर?
कि अपने अंतिम समय में लैला सिंह कहता है कि भाई मेरा कमरबंद खोल दे और मुझको वजीरा पानी पिला दे, कि एक निश्चिंत भाव से कहता है लैला सिंह। तो उसकी इस निश्चिंतता का कारण क्या था? तो दोस्तों उसकी निश्चिंतता का आपको पता है कारण था कि उसने सूबेदारनी को दिए हुए वचन को पूरा कर दिया है। और जब सूबेदार हजारा है वो गाड़ी में बैठ करके जाते हैं तो उससे कहा था कि जब आप सूबेदारनी से मिलो तो उन्हें मेरा मत्था टेकना लिख देना और कह देना कि उन्होंने जो कहा था वो मैंने कर दिया है। उसने कहा था कहानी की संवाद योजना की विशेषता नहीं है, अभिव्यंजनापूर्ण एवं भावपूर्ण पात्रों की चरित्र को उद्घाटित करने वाले, कहानी में स्वाभाविकता व सजीवता उत्पन्न करने वाले, लंबे व क्लिष्ट। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका लंबे और क्लिष्ट। अभिव्यंजनापूर्ण है, भावपूर्ण है, संवाद बिल्कुल है, पात्रों की चरित्र को उद्घाटित करने वाले हैं, पात्रों की चरित्र की विशेषता बतला देते हैं बिल्कुल, कहानी में स्वाभाविकता और सजीवता बिल्कुल। तो लंबे और क्लिष्ट पात्र नहीं है दोस्तों। उसने कहा था कहानी मानी जा सकती है आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक, आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, यथार्थवादी। बताइए दोस्तों। उसने कहा था कहानी को किस प्रकार की कहानी माना जा सकता है? मैंने आपको बताया भी था। तो इसको माना जा सकता है दोस्तों आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी, क्योंकि एक तो क्या है कि इसमें आदर्श है, एक प्रेम पर ही केवल प्राण उत्सर्ग करने की जो है तुम्हारी आपकी परंपरा है उसका क्या है निर्वाह किया गया है। और यथार्थवादी ये जो है कि भाई यथार्थवादी कैसे है कि भाई युद्ध के वातावरण का चित्रण है और किस तरह से इसमें हुआ है उसकी वजह से ये क्या है यथार्थवादी कहानी कही जा सकती है, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। अब आप आगे बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी रची है। देख लीजिए वातावरण से संबंधित आ गया क्वेश्चन आपका, देश काल वातावरण से। तो कहानी के 6 तत्व हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं और एक आपका लेखक के व्यक्तित्व के ऊपर और कृतित्व के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उसने कहा था कहानी रची है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर, भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर। तो दोस्तों इसका आसान सा उत्तर है कि इसमें पहले ही आया है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि आपको पता है कि इस कहानी 1915 में लिखी गई थी। 1915 में क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? बताइए दोस्तों कितने भागों में बटी हुई है? तो दोस्तों ये कहानी बटी हुई है आपकी 5 भागों में, 5 खंडों में ये कहानी आपकी बटी हुई है, ध्यान रखना। लप्टन साहब ने नीलगाय के सींग कितने आकार के बताए? बताइए दोस्तों 2 फुट 4 इंच, 4 फुट 2 इंच, 4 फुट 6 इंच, 6 फुट 4 इंच। कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों। तो लप्टन साहब ने नीलगाय के सींग बताए थे भाई साहब आपके 2 फुट 4 इंच के, 2 फुट 4 इंच के बताए थे। लेकिन दोस्तों वैसे नीलगाय के असलियत में सींग होते नहीं हैं, लेकिन वो लैला सिंह है उसको फंसा करके पूछता है, लेकिन जर्मन सैनिक है जो भेष बदल कर आया था वो जवाब नहीं दे पाता, इसलिए लैला सिंह समझ जाता है कि ये बिल्कुल कोई धूर्त है और कपटी वेश में आ गया। आगे बताएंगे दोस्तों। उसने कहा था कहानी के शुरुआत में लड़का और लड़की की उम्र कितनी थी? बताइए दोस्तों 16, 8 वर्ष, 12 या 8 वर्ष, 10, 8 वर्ष, 8 या 12 वर्ष। बताइए कितनी वर्ष थी? तो दोस्तों शुरुआत में लड़का लड़की की उम्र थी, लड़के की उम्र थी 12, लड़के की उम्र थी दोस्तों 12 और लड़की की उम्र थी 8। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका 20 सही। क्यों लेना क्या कयामत आ गई जरा तो आंख लगने दी होती, कथन किसका है? वजीरा सिंह, कीरत सिंह, हजारा सिंह, लैला सिंह। बताइए दोस्तों किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों आपका वजीरा सिंह का। जैसे ही क्या है वो जर्मन सैनिक आता है लप्टन साहब के वेश में और वो समझ जाता है कि भाई ये तो कोई जर्मन सैनिक है, वेश बदल कर आया है। तब सूबेदार हजारा सिंह को बुलाने के लिए वो वजीरा सिंह को जगाता है और कहता है, जब वजीरा सिंह कहता है कि भाई क्या कयामत आ गई, मैं तो अभी सोया हूँ, जरा तो आंख लगने दी होती, इस तरह की वो बात करता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कहानी में आए निम्न शब्दों का अर्थ सुमेलित करिए। कोड़माई बादशाह है, बाछा सगाई, पाधा अंदर का घर, ओबरी पुरोहित। बताइए दोस्तों
तो दोस्तों आपको पता है कि कुड़माई का तो हो गया सगाई, यानी कि पहला है कुड़माई, कुड़माई का हो गया पहले का। सगाई देख लेते हैं हम, यानी कि दूसरे नंबर पे ए का दूसरा। और बाछा, बाछा का हो गया आपका बादशाह है, बादशाह है। बी का हो गया एक। और पाधा हो गया आपका पुरोहित। और ओबरी हो गया अंदर का घर। तो दोस्तों ये 2 नंबर है, ये जो आपका 2 नंबर है वो इसका उत्तर बन रहा है। कुड़माई, कुड़माई तो हो गया दोस्तों सगाई, सगाई हो गया आपका। बाछा, बाछा का हो गया दोस्तों बादशाह। और पाधा, पाधा का हो गया दोस्तों पुरोहित। और ओबरी का हो गया आपका अंदर का घर। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका होगा। गुलेरी जी ने किस पत्र का संपादन किया? चंद्रालोचक, आलोचक, समालोचक, साहित्यालोचक। बताइए दोस्तों किस पत्र का संपादन किया? चंद्रालोचक, आलोचक, समालोचक, साहित्यालोचक। तो दोस्तों गुलेरी जी ने संपादन किया था। ये अभी आप देख लीजिए, ये उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है आपका। तो उन्होंने पत्र का संपादन किया था, समालोचक पत्र का संपादन किया था। अब आगे चलते हैं। उसने कहा था कहानी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं। देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन असत्य है। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की पूर्व दीप्ति शैली की प्रथम यथार्थवादी कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह कहानी 1914 ईस्वी में प्रथम बार विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के नायक लहना सिंह हैं, जो 67वीं सूची में 77वें नंबर के राइफल्स जमादार हैं। इस कहानी में प्रेम और वीरता का आदर्श रूप दिखाया गया है, जिसमें लहना सिंह बोधा की पत्नी होरा के कहने पर प्राण उत्सर्ग कर देता है। इस क्वेश्चन को जो दोस्तों कर जाएगा, जो समझ लिया कि उसने पूरी कहानी को बिल्कुल समझ लिया है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? आराम से आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की पूर्व दीप्ति शैली की प्रथम यथार्थवादी कहानी है। यहीं पर दोस्तों गलत हो गया, यथार्थवादी नहीं है, ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी है। पूर्व दीप्ति शैली सही है, लेकिन यहाँ होगा आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहानी मानी जाती है और हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है। उसने कहा था कहानी के लिए चंद्र शर्मा गुलेरी हैं, सही है। यह कहानी 1914 ईस्वी में, ये गलत हो गया दोस्तों, ये कहानी हुई थी आपकी 1915 ईस्वी में प्रथम बार विशाल भारत, नहीं दोस्तों, ऊपर ही आपको पता है कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी इस कहानी। तो दोस्तों ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप चलते हैं। इस कहानी के नायक लहना सिंह है, बिल्कुल सही है, जो 67वीं सूची में 77वें नंबर के राइफल जमादार हैं। ये दोस्तों ये गलत हो गया, ये आपका ये है 68वीं सूची में, 68वीं सूची में 77वें नंबर के राइफल जमादार थे। इस कहानी में प्रेम और वीरता का आदर्श रूप दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया है, जिसमें लहना सिंह बोधा की पत्नी होरा के कहने पर प्राण उत्सर्ग कर देता है। ये बात सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ बोधा गलत हो गया, इसमें है हजारा, सूबेदार हजारा की पत्नी थी होरा के कहने पर प्राण उत्सर्ग। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इसमें, ये भी ऑप्शन इसमें गलत है और ये भी ऑप्शन इसमें गलत है। तो इन चारों गलत हैं और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन असत्य हैं, ABCD चारों दोस्तों ऑप्शन असत्य हैं। तो ये आप ध्यान रखिए कि उसने कहा था कहानी है वो हिंदी की पूर्व दीप्ति शैली की प्रथम आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी या मौलिक कहानी है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, जिन्होंने प्रथम बार यह कहानी जून 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी के नायक हैं वो लहना सिंह हैं, जो कि 68वीं सूची में 77वें नंबर के राइफल जमादार हैं। इस कहानी के प्रेम और वीरता का आदर्श रूप दिखाया गया है, जिसमें लहना सिंह सूबेदार हजारा की पत्नी होरा के कहने पर प्राणोत्सर्ग कर देता है। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न को सुमेलित कीजिए।
क्या करना है सुमेलित? सूबेदार वजीरा सिंह, जमादार बोधा सिंह, पलटन का विदूषक लैना सिंह का भाई कीरत सिंह, लैना सिंह, होरां का पुत्र हजारा सिंह, होरां का पति महासिंह। तो दोस्तों इसमें क्या है कि कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, कुछ नाम दिए गए हैं, उनके पद वगैरह दी गए हैं या उनकी विशेषताएं दी गई हैं, तो उसके हिसाब से आपको इसमें सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों सूबेदार कौन था? तो सूबेदार था आपका हजारा सिंह दोस्तों, हजारा सिंह था। जमादार कौन था दोस्तों? तो आपका जमादार था दोस्तों लहना सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया है, पलटन का विदूषक था दोस्तों वजीरा सिंह। कीरत सिंह कौन था दोस्तों? लहना सिंह का छोटा भाई, ये भी आपका ऊपर क्वेश्चन आ गया है। होरां का पुत्र कौन था दोस्तों? होरां का पुत्र था आपका बोधा सिंह है। और होरां का पति कौन था दोस्तों? महासिंह। महासिंह था क्या? बताइए दोस्तों, यदि आप महासिंह सोच रहे हैं तो गलत है दोस्तों। महासिंह होरा का पति नहीं था, ये तो मैंने महासिंह वैसे ही लिख दिया है। होरा का पति था वो हजारा सिंह था, सूबेदार हजारा सिंह। तो इस तरह से दोस्तों आ जाएगा, सूबेदार था आपका हजारा सिंह, होरा का पति भी हजारा सिंह, जमादार आपका लहना सिंह था, पलटन का विदूषक आपका था ये था वजीरा सिंह, कीरत सिंह था बोधा सिंह, ये था लहना सिंह का भाई, होरा का पुत्र था बोधा सिंह। तो बताइए दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए हैं दोस्तों। गुलेरी जी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आप बताएंगे। गुलेरी जी का जन्म 1883 में जयपुर में हुआ था, किंतु उनका मूल निवास स्थान गुलेर गांव हिमाचल प्रदेश था। गुलेरी जी ने 1915 ईस्वी में समालोचक पत्र का संपादन कार्य संभाला। गुलेरी जी की प्रथम कहानी बुद्धू का कांटा थी, अंतिम कहानी उसने कहता थी। गुलेरी जी का निधन 1922 ईस्वी में पंजाब में हुआ। गुलेरी जी को हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, बंगला, जर्मन, फ्रेंच आदि विविध भाषाओं का ज्ञान था। महर्षि मोही कुठाऊं गुलेरी जी की निबंध विधा की रचना है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन कौन से कथन सत्य हैं? बताइए दोस्तों, मन ही मन में सोच लीजिए। ये है आपके लेखक के व्यक्तित्व से इस तरह के क्वेश्चन आपका बन सकता है। 4-5 क्वेश्चन मैंने इसमें एक ही तरह में बना दिए हैं दोस्तों, एक ही प्रश्न बना दिए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। गुलेरी जी का जन्म 1883 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। जयपुर में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। किंतु उनका मूल निवास स्थान गुलेर गांव। दोस्तों इनके क्या पूर्वज थे? इनके जो पूर्वज थे गुलेरी जी के, वो आए थे गुलेर गांव से, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बिल्कुल साहब आपका सही है। गुलेरी जी ने 1915 ईस्वी में समालोचक पत्र का संपादन कार्य संभाला। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। 1915 में तो इन्होंने क्या है, उसने कहा था कहानी लिखी थी, उसको प्रकाशन सरस्वती पत्र काम करवाया था। लेकिन दोस्तों इन्होंने समालोचक पत्र का संपादन कार्य इन्होंने बहुत पहले ही 1902 लगभग 2-3 से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तभी से इन्होंने कर दिया था। गुलेरी जी की प्रथम कहानी बुद्धू का कांटा थी और अंतिम कहानी उसने कहता थी। ये भी गलत दोस्तों। या तो इसमें होना चाहिए था डाक बगला, या फिर होना चाहिए था इसमें सुखमय जीवन। अंतिम कहानी उसने कहता थी, ये भी गलत है। गुलेरी जी का निबंध 1922 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। 1922 ईस्वी में हुआ था, ये सही है, लेकिन पंजाब में हुआ था, ये गलत है दोस्तों, पंजाब में नहीं हुआ था। गुलेरी जी को हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, बंगला, जर्मन, फ्रेंच आदि विविध भाषाओं का ज्ञान था। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। गुलेरी जी बहुत भाषाविद थे, संस्कृत के तो प्रकांड विद्वान थे। महर्षि मोही कुठाऊं गुलेरी जी की निबंध विधा की रचना है। ये भी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो ए, ई और एफ इसके बिल्कुल सही उत्तर हैं दोस्तों। इस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? बताइए दोस्तों, इस कहानी में कितने कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? इस कहानी में कुल 5 भाग हैं, 5 खंड इसमें अपनाए गए। तो इस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? 2, 3, 1, 4। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस कहानी के 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। आपको पता है कौन कौन से भागों में? एक तो दूसरा, एक आपका तीसरा, एक आपका चौथा। यानी पहले में तो वो क्या है कि अमृतसर की विशेषता बताते हैं और लड़का लड़की की मुलाकात होती है, लेकिन दूसरे से ही वो युद्ध की वातावरण का चित्रण करते हैं। तीसरे में युद्ध चलता है और चौथे में युद्ध चलता है। फिर 5वें में क्या है, लैना सिंह अपनी फ्लैशबैक में चला जाता है। उनकी जीप चलती है मगर छुरी की सी महीन मार करती हुई, ऐसा किसने किसके बारे में कहा? लैना सिंह ने होरा के बारे में, वजीरा सिंह द्वारा फिरंगी मेमों के बारे में, लपटन साहब द्वारा भारतीय नारियों के बारे में, लेखक द्वारा बम्बू कार्ट वालों के बारे में। बताइए दोस्तों।
उनकी जीभ चलती है मगर छुरी की सी मार करती हुई, ऐसा किसने और किन के बारे में कहा? तो दोस्तों ऐसा कहा था, लेखक ने कहा था, बम्बू कार्ट वालों के बारे में कहा था कि भाई बम्बू कार्ट वालों की जो जीभ है वो चलती तो है लेकिन बहुत महीन मार करती है और वो किसी को बुरा नहीं लगता है उसका। लड़का लड़की से संबंधित सही तथ्य पहचानिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में आपकी परीक्षा है। लड़के की उम्र 16 तथा लड़की की उम्र 12 थी। लड़के का घर मांझे में और लड़की का घर मगरे में था। लड़का अपनी मामा के यहाँ तथा लड़की अपनी बुआ के यहाँ आई थी। लड़के के मामा का घर अतर सिंह की बैठक में था जबकि लड़की की बुआ का घर गुरु बाजार में था। बताइए दोस्तों क्या है सही, क्या उत्तर सही है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों लड़के की उम्र है वो तो 16 वर्ष थी, लड़की की उम्र 12 वर्ष थी। ये गलत है क्योंकि लड़की की उम्र तो थी 8 वर्ष और लड़के की उम्र थी 12 वर्ष, यानी कि लड़के की उम्र तो 12 वर्ष होनी चाहिए थी 16 की जगह और लड़की की उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए थी। लड़के का घर मांझे में और लड़की का घर मगरे में था। तो दोस्तों लड़के का घर मांझे में और लड़की का घर मगरे में था। तो वो क्या है कि जैसे लड़की मिलते हैं वो कहती है यहाँ क्या रहती है, बोले मगरे में, और तुम कि मैं यहाँ मांझे में रहता हूँ, तू यहाँ क्या रहती है। तो इस तरह लड़के का घर तो साहब आपका मांझे में था और लड़के का घर मगरे में था। ये बिल्कुल सही है। लड़का अपने मामा के यहाँ तथा लड़की अपने बुआ के यहाँ आई थी। बताइए, लड़की अपनी मामा के यहाँ, लड़का अपनी मामा के यहाँ आया था, बिल्कुल ठीक है, और लड़की अपने बुआ के यहाँ आई थी, ये बिल्कुल इसका गलत है भाई साहब। तो लड़की भी मामा के यहीं आई थी। लड़के के मामा का घर अतर सिंह की बैठक में था, लड़की की बुआ का घर गुरु बाजार में था। ये गलत है क्योंकि ये उल्टा कर दिया है। लड़की के मामा का घर तो अतर सिंह की बैठक में था, मामा का घर, और लड़के के मामा का घर था गुरु बाजार में। बुआ तो इसमें है ही नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका ये आपका उत्तर सही है। देखते नहीं है रेशम से कड़ा सालू कथन किसका है? लेखक का, होरा का, फरंगी मैम का, बजीरा मैम का, बजीरा की पत्नी का। तो दोस्तों आपको पता ही है आराम से, होरा का कथन है ये। चलिए आगे चलते हैं। लड़के के द्वारा किस पर दूध उड़ेला गया? बताइए, लड़के के द्वारा किस पर दूध उड़ेला गया? छाबड़ी वाले की छाबड़ी में, गोभी वाले के ठेले में, वैष्णवी के ऊपर, दुकानदार की दुकान में। बताइए दोस्तों। तो लड़के द्वारा दूध उड़ेला गया था आपका गोभी वाले की ठेले में। जैसे ही वो लड़का सुनता है कि इसकी सगाई हो गई है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो जैसे ही घर लौटता है तो लेखक लिखता है कि छाबड़ी वाले ने आज दिन भर की कमाई खोई, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेला गया और वैष्णवी से टकरा करके उसने अंधे की उपाधि पाई। तो गोभी वाले के ठेले में क्या, उसके दूध को उड़ेल देता है। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। यह कथन किसका है? महासिंह का, लैना सिंह का, हजारा सिंह का, बजीरा सिंह का। बताइए दोस्तों किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है आपका सूबेदार हजारा सिंह का। जब लैना सिंह कहता है कि भाई से एक बार मुझे तो मार्च करने का हुक्म मिल जाए, इन जर्मनियों को, सभी जर्मनियों को, जो जर्मन सैनिक है इनको मैं पीछा नहीं छोड़ूं। तो हजारा सिंह कहता है हाँ हुक्म मिल जाए तो तुम तो बहुत बर्लिन तक पहुंच जाओ। इसलिए कहता है हजारा सिंह ये कथन है। हड्डियों हड्डियों में जाड़ा धंस गया है किसका कथन है? लैना सिंह का, सूबेदार सिंह का, वजीरा सिंह का, बोधा सिंह का। बताइए दोस्तों। हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है आपका लैना सिंह का। तो इस तरह से आपके दोस्तों इस कहानी से संबंधित आपके 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए हैं। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह क्वेश्चन आपको ना कहीं मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ, मैंने जो पढ़ाई है आपको वो कहानी पढ़िए, समझिए अच्छे से, 2-3 बार अपने माइंड में ही उसको कहानी को रिवाइज करिए, कंसेप्ट उसका क्लियर करिए। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको और 2-4 क्वेश्चन है वो आपको मैंने कहानी के साथ ही बता दीजिए। आप एक काम करिएगा कि जो भी कहानी के पात्र हैं, जैसे लैना सिंह है और आपका वजीरा सिंह है और आपका सूबेदार हजारा है, आप उनके पात्रों के हिसाब से 2-2, 4-4 जो मैंने आपको कहानी पढ़ाते समय जो संवाद बताए हैं, कुछ फेमस संवाद हैं, उनको आप एक एक जगह लिख लीजिए, जिससे कि आपको संवादों से यदि कोई प्रश्न बन करके आएगा
तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड ग्रेड में तो ये कहानी स्पेशल लगी हुई है और बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक क्वेश्चन इसमें से आना है, तो एक क्वेश्चन को आप इस तरह से तैयार कर लीजिए कि कैसे भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना करके दे दे, आपको बिल्कुल भी वो छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से दोस्तों हमारे ये प्रश्न समाप्त होते हैं। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। हम इसी तरह से हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।